नमस्कार पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील बंसल। आज हम बात करते हैं एपिसोड 7 में हमारी यूनिक अप्रोच जो कि हमने खुद डेवलप की है उसके फंडामेंटल नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले कुछ नए पेरेंट्स हमारी जर्नी फॉलो करने के लिए जुड़ रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो बता दूं मैं सिर्फ 60 सेकंड में करता हूं समराइज़ कि हमने अपनी यूनिक अप्रोच जो खुद डेवलप की है, 5 मेन फंडामेंटल्स हैं उस अप्रोच के, और कैसे हमने सिर्फ 11 महीने के अंदर अपने दोनों ट्विंस के अंदर कंप्लीट रिकवरी हासिल की सीवियर ऑटिज्म से। और ना सिर्फ रिकवरी हासिल की कंप्लीट, बल्कि 5-5-6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मेरे दोनों ट्विंस के पास हैं आज की डेट में, और वो भी मल्टीपल एरियाज़ के अंदर। और उसके साथ साथ हमने जो बच्चों के माइलस्टोन्स हैं आज की डेट में, अगर मैं एकेडमिक्स, स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन की बात करूं तो अपनी उम्र से 3 साल आगे हैं, और ग्रॉस मोटर में 1 साल और फाइन मोटर में अपनी एज से 2 साल एडवांस्ड हैं। तो अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा किया क्या, कि मेहनत तो हम सब भी कर रहे हैं बेसिकली, फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके पीछे एक सीधा सा कारण है अप्रोच। तो इससे पहले कि हम अपनी अप्रोच के फंडामेंटल 2 के डिटेल में जाएं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि प्लीज़ बी रेडी टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव नेवर थॉट बिफोर। जिस एंगल से आपने आज तक कभी ऑटिज्म को सोचा नहीं, समझा नहीं, उस एंगल से समझने के लिए तैयार हो जाइए। आप हैरान भी हो सकते हैं कि डॉक्टर बंसल क्या बोल रहे हैं, यूनिक रिजल्ट हासिल किए हैं, तो अप्रोच यूनिक रही होगी, मेहनत यूनिक रही होगी, बातें यूनिक लगेंगी आपको जरूर, फिलोसफी पूरी ऑटिज्म की यूनिक रही होगी, क्योंकि अंडरस्टैंड ही हमने ऑटिज्म को रूट से किया है। चलिए बात करते हैं फंडामेंटल नंबर 2 के बारे में। फंडामेंटल नंबर 2, जिस हद तक हमने समझा है ऑटिज्म को, दुनिया में किसी ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर कोई बिहेवियर इशू नहीं है। हैरान रहेंगे जान के कि डॉक्टर बंसल ये क्या बोल रहे हैं। हम तो सारा दिन बच्चों के बिहेवियर इशू से परेशान हैं, और डॉक्टर बंसल कह रहे हैं कि किसी ऑटिस्टिक बच्चे में कोई बिहेवियर इशू है ही नहीं। तो जिस हद तक हमने समझा ऑटिज्म को, इसके रूट कॉज से, हमारी अप्रोच के हिसाब से, आइए जानते हैं डॉक्टर बंसल फंडामेंटल नंबर 2 में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुनिया के किसी ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर कोई बिहेवियर इशू है ही नहीं। अब बिहेवियर इशूज जो होते हैं, जैसे कि काइंड ऑफ, मैं एक बार लिस्ट कर देता हूँ फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। टेंट्रम्स किसी भी टाइप का, हिटिंग, स्नैचिंग, बाइटिंग, थ्रोइंग, क्राइंग या मेल्टडाउन्स, या अग्रेसिव हो जाना बच्चे का, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना, या खुद को चोट पहुंचाना, या औरों को चोट पहुंचाना, या चीज़ें फेंकना, या एक्टिविटी से एस्केप करना कि करना ही नहीं है, चले जाना वहाँ से, या रिपीटेटिव एक्शंस है, रॉकिंग है, हैंड फ्लैपिंग है, फिंगर फ्लिकिंग है, या सोशल ना होना बच्चे का, ये सब चीज़ें आमतौर पे इंक्लूड हम करते हैं बिहेवियर इश्यूज के अंदर। हमने एक फिलोसफी फॉलो की है और उसको उस हद तक, उसकी बेस तक समझा है और अप्लाई किया है अपने लाइफ में, अपने बच्चों के लिए भी, और आज जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारी गाइडेड ट्रेनिंग के अंदर, उन सब पे भी। फिलोसफी क्या है? नॉट ऑल बिहेवियर्स आर बिकॉज ऑफ ऑटिज्म। बच्चे का हर एक बिहेवियर के पीछे कारण ऑटिज्म नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूँ आपके साथ। अब जितने भी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि बिहेवियरल इश्यूज हम किस चीज़ को मानते हैं, तो देखिए इस बात को यहाँ से समझते हैं। 10-12 टाइटल्स मैंने मेंशन किए भी, जो कि हम आमतौर पे समझते हैं कि बच्चे ये बिहेवियर इशू शो करते हैं। अब उनमें से आप देखिए, एक नॉर्मल बच्चा है 3-4-5 साल का, 6 साल का, आप स्टोर पे जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे या टॉय स्टोर पे जाते हैं, आप मान लो जहाँ पर की ग्रोसरी भी है, टॉयज भी हैं। क्या 3-4-5-6 साल के बच्चे चीज़ें मांगने की जिद नहीं करते स्टोर पे? कुछ खाने की चीज़ चाहिए, कोई चॉकलेट चाहिए, कोई गमी चाहिए, कुछ कुकी चाहिए, बच्चे को कुछ भी चाहिए, क्या जिद नहीं करते? क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि धरती पे लेट ही गए, बस रोई पड़े बस सड़क पे कि दिलाया नहीं मुझे? होता है, हम सबको पता होता है, ठीक है। और दूसरी बात, क्या कभी ऐसा नहीं होता जैसे घर में 2 बच्चे हैं, 3-4-5-6-7-8 साल के, कि कभी आपस में झगड़ रहे हो, चीज़ें खींच रहे हो, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हो? बिल्कुल होता है।
तो फिर क्या कारण है कि जब 10-12 में से 3-4-5 इश्यूज लगभग हमारे नॉर्मल बच्चों में भी होते हैं, तो फिर हम क्यों हर चीज को लेबल करते हैं ऑटिज्म के साथ कि इसको तो ऑटिज्म है, ये तो इसलिए करता है। आइए समझते हैं। देखिए बहुत सारे कारण हैं, जितने भी हमने इशू लिस्ट आउट किए उसके बहुत सारे कारण हैं कि कोई भी बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा मान लो चलो फिलहाल के लिए, कोई भी चीज क्यों करता है, कब करता है, किस हालात में करता है, कहाँ करता है, सिचुएशन कैन बी डिफरेंट, किसके साथ करता है। कई बार फैमिलीज बताते हैं मुझे कि मेरे साथ तो काम करता है ठीक से पर स्कूल में नहीं करता, ये पापा के साथ तो करता है मम्मी के साथ नहीं करता। तो किस किस पर्सन के साथ, या कई बार स्कूल में काम करता है पर घर पे नहीं करता बच्चा काम। तो इन सब इश्यूज को हम कहीं ना कहीं ओड बिहेवियर्स बच्चे के मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे को जनरलाइज होना चाहिए कि जो बच्चे ने चीज़ें सीख ली हैं वो सबके साथ परफॉर्म करे, है ना। हम तो वही चाहते हैं कि बच्चा नॉर्मल तरीके से बिहेव करे। कई बार क्या होता है कि कैसे रिएक्ट किया बच्चे ने, क्या सिचुएशन थी, किस कंडीशन में, तो क्या बेसिकली किया बच्चे ने, सारी इन क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये सब चीज़ें बच्चे के बिहेवियर में हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए क्या कारण हो सकता है। 3-4 मेन चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पर। फंडामेंटल नंबर 2 के बारे में क्या क्या हम उसके कारण हो सकते हैं अगर हम बच्चे को डीप से समझने की कोशिश करें। कई बार बच्चा, हमें जरूरत है बच्चे के अंडरलाइंग नीड्स को समझने की, न कि उसको लेबल कर देने की। जैसे कि हो सकता है बच्चा भूखा हो, क्योंकि बच्चा बता नहीं पा रहा आपको, तो ये अंदाजा लगाना बहुत बार, बहुत सारे बच्चे वर्बली तो क्या नॉन वर्बली भी इंडिकेट नहीं करते कि मुझे क्या चाहिए। कुछ बच्चे नॉन वर्बली बता देते हैं, चलो इशारा करके, पॉइंट करके, या आपका कपड़ा खींचते हैं या आपका हाथ खींचते हैं कि चलो कुछ इशारा करके बताते हैं। पर बहुत बार बच्चे हमेशा नहीं बताते, या कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बताते। तो क्या पता बच्चा भूखा हो, क्या पता बच्चा टायर्ड हो, हम सब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं बता के आपस में कि मुझे कैसा लग रहा है ना। और उस हिसाब से हम अपने लिए एक कंफर्ट जोन तैयार करते हैं। हम अडल्ट्स या फिर जो बच्चे नॉर्मल हैं 3-4-5-6 के एज में हैं, वो बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो उस हिसाब से फिर उनके लिए वो एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। या तो माँ बाप हेल्प करते हैं या बच्चे खुद की हेल्प कर लेते हैं। ठीक है, भूखा है तो खाना मांग लेता है बच्चा, टायर्ड है तो सो जाता है बच्चा अपने आप लेटा लेटा बेड पे, कहीं बार सोफे पे सो गया, कहीं भी सो गया, क्योंकि उसको पता है कि क्या करना है। पर ऑटिज्म के अंदर नहीं पता बच्चे को कि कैसे वो एक्सप्रेस करे अपनी नीड को। भूखा है, सोना है उसको, या बॉडी में डिस्कम्फर्ट है उसके, उतना उसको फिट फील नहीं हो रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए, कई बार आपको फिट फील नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कोई टेबलेट खा लेते हैं या सो लेते हैं। अब बच्चे को अगर नींद आई भी हो तो बच्चा कैसे बताए कि मुझे सोना है। एक सोने के लिए भी एक माहौल करना पड़ता तैयार, है ना, कि ताकि ज़्यादा आवाज़ें ना करे, टीवी बंद हो जाए। पर अगर हमारा ऑटिस्टिक बच्चा सोने की कोशिश करता भी है तो कैसे सोए, कैसे बताए वो मुझे नींद आ रखी है, मुझे सोना है, और आप सब लोग टीवी बंद कर दो या फिर आवाज़ कम कर दो, वो कैसे बताएगा बच्चा। क्या पता बच्चे को कोई फिजिकल पेन हो बॉडी में कहीं पे, हम सब तो समझ जाते हैं। नॉर्मल बच्चा होता बताता है मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे दर्द हो रहा है, हम कुछ ना कुछ उसकी रेमेडी करते हैं ताकि उसको हेल्प मिले। आप ऑटिस्टिक बच्चा क्या करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण की बिहेवियर इश्यू हो सकता है, क्योंकि बच्चा अपनी नीड्स को, किसी भी टाइप की डिफिकल्टी को बता नहीं पा रहा आपको। दूसरी बात है, जैसे कि हमें पता है बच्चे में कम्युनिकेशन का गैप है, कम्युनिकेशन बच्चे का डिलेड है, स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो अब बच्चे के पास लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या सोच रहा है वो बता नहीं पाता, बच्चा को क्या चाहिए वो बता नहीं पाता, और हम बच्चे की चीज़ों को महसूस कर नहीं पाते। क्या चाहिए उसको, क्या नीड है, सोना है, खाना है, भूखा है, या कहीं पर उसको दर्द तो नहीं है, वो सब चीज़ें बच्चा बता नहीं पाता, हम समझ नहीं पाते उसकी नीड्स को भी। या फिर यूँ कहें कि कुछ बच्चे अगर घर में खेल रहे हैं उसको भी, देखिए ऐसा नहीं है कि उसको खेलना नहीं है, पर बात यह है कि वो समझ नहीं पाता कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं, और मैं अगर खेलने की इच्छा एक्सप्रेस करूं तो कैसे करूं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम समझते नहीं है बच्चे की कि क्या कारण है उसके बिहेवियर इश्यूज़ का। इसके कारण बच्चा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। जब बच्चा फ्रस्ट्रेट हो सकता है, उसकी कोई नीड फुलफिल ना हो रही हो, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा अटेंशन पाने की कोशिश करेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरी तरफ देखें, और शायद ये अंदाजा लगा ले कि मुझे क्या चाहिए, हो सकता है उसके बाद मुझे मिल जाए शायद। क्योंकि आमतौर पे जब बच्चा कोई हरकत नहीं करता तो हम बच्चे की हेल्प नहीं करते, सोचते हैं बच्चा ठीक ही है। जब बच्चा कुछ हरकतें करना शुरू करता है तो सोचते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए बेटा, खाना चाहिए, ला के देते हैं उसको, कोई टॉय चाहिए, फिर हम पूछना शुरू करते हैं बच्चे को आमतौर पे, जो कि हमारा गलत है। हमें बच्चे की नीड को टाइम पे समझना पड़ेगा बिना उसके वियर्ड चीज़ें करने से पहले। तो इन सब चीज़ों के बावजूद हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम लेबल करते हैं बच्चों को कि इसको तो ऑटिज्म है इसलिए ऐसा करता है। देखिए आमतौर पे आप कहीं
कहो या ना कहो किसी को भी, पर आमतौर पे हम क्या करते हैं, मन में गाहे बगाहे आ ही जाता है जब बच्चा मेल्टडाउन है, टेंट्रम्स है, क्राइंग है, हिटिंग थ्रोइंग है कि यार इसको तो ऑटिज्म है, ये तो इसलिए ऐसा करता है, कहीं ना कहीं मन में चलता रहता है कि नहीं। पर ये गलत है। बच्चे को बिना समझे हम उसको लेबल करते हैं, और जिस मोमेंट हमने ये लेबल कर दिया बच्चे को कि इसको तो ऑटिज्म है, ये तो इसलिए ऐसा कर रहा है, यकीन मानिए हम बच्चे की हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मान लिया है कि इसको तो ऑटिज्म है, ये तो ऐसे ही करेगा। जब हमने मान ही लिया कि ऑटिज्म के कारण है, फिर तो हम बच्चे की इश्यूज को फिगर आउट करना तो दूर, उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं हो सकती फिर तो बच्चे की। देखिए, अब बच्चे को पता नहीं इसको ऑटिज्म है, हमें पता है बच्चे को ऑटिज्म है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है ये समझना कि बच्चे के हालात क्या हो सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है समझना कि बच्चे को ऑटिज्म है, बच्चे को नहीं पता किसको ऑटिज्म है और उसको हेल्प की जरूरत है, तो ये उसकी बजाय हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को समझें और उसकी नीड को डिकोड करें कि क्या उसकी जरूरत हो सकती है। अब बच्चे को मारना तो बहुत ही गलत है, बच्चे को धमकाना भी गलत है, किसी एक्टिविटी में उसको फोर्सफुली बैठा के करवाना भी गलत है। उससे फिर क्या होगा, बच्चा बता नहीं पाएगा उसकी क्या नीड है, वो उसको नहीं करना था, क्यों नहीं करना उसको, या उसको तो उस टाइम पे कुछ और करना था, तो उसके कारण बच्चा फिर फर्दर फ्रस्ट्रेट होता है। और फिर आपको जैसे कि 8, 10, 12 टाइटल्स की हमारी बात हुई, कहीं ना कहीं बच्चा उन चीज़ों में से कुछ ना कुछ वियर्ड हरकतें करता है, जिसको हम कहते हैं बच्चे में बिहेवियर इश्यूज हैं। किसी बच्चे में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया के किसी बच्चे में ऑटिज्म के कारण बिहेवियर इश्यूज नहीं है। बिहेवियर इश्यूज एनवायरनमेंट में है, मार्क माई वर्ड्स, बिहेवियर इश्यूज एनवायरनमेंट से जनरेट होते हैं। और एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, सारे केयर टेकर्स, जितने भी बच्चे के आसपास के, हम सब इंसान हैं, हम सब जिम्मेदार हैं बच्चे के बिहेवियर इश्यूज के लिए। और पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स वही कर रहे हैं जो उनको बताया जा रहा है ट्रेडिशनल थेरेपी की अप्रोच के अंदर। इन माई अप्रोच, इन फंडामेंटल नंबर 2, मैं ये नहीं देखता कि बच्चा क्या कर रहा है, मैं ये समझने का प्रयास करता हूं बच्चा क्या सोच रहा हो सकता है। सॉल्यूशन वहां पर है। हमें बच्चे के ब्रेन की लेवल तक पहुंचकर उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एकदम रूट तक जाकर। बच्चे की साइकोलॉजी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक मेरी फिलोसफी है, बहुत सारी फिलोसफी है ऑटिज्म की मेरी, डिपेंडिंग अपॉन द वे वी हैव अंडरस्टूड ऑटिज्म। उनमें से एक कि लुक थ्रू देयर आइज एंड थिंक विद देयर ब्रेन, नोट दिस डाउन। इस सेंटेंस को डिकोड कर लो आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। हमें कोई भी काम करते हुए ऑटिस्टिक बच्चों के साथ खास करके उनकी आंखों से देखना है और उनके दिमाग से सोचना है, सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। जैसे मैंने कहा, मैं ये नहीं देखता कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि वो हमें बाहर से दिख रहा है। मैं ये सोचने का प्रयास करता हूँ, समझने का, कि बच्चा क्या सोच रहा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है कि वो बच्चा ऑटिस्टिक हो या नॉर्मल हो, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों पे वो चीज़ काम कर सकती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हालांकि मैंने शायद एपिसोड 2 में थोड़ा सा बताया था, थोड़ी डिटेल में बात करते हैं एक बार उन्हीं मुद्दों के बारे में, ताकि आपको आज कि साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से हमने किस तरह से काम किया। हालांकि 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस पर मैंने साइकोलॉजी का अप्रोच इस्तेमाल करके बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व किए, और आप हैरान रह जाएंगे। अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ, हम तो अपने साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से ग्रॉस मैटर तक के इश्यू को सॉल्व कर देते हैं। बात करेंगे, पहले बात करते हैं जो 2 इश्यूज हमने बताए थे, एक मेरे बेटे संस्कार में, एक सात्विक में। उस टाइम पॉइंट पे शायद एज रही होगी कुछ 24-25 महीने के आसपास, मुझे ठीक से याद होती है, या फिर 27 हो गई होगी एज, शायद 27 महीने उस टाइम पे। मेरा छोटा लड़का सात्विक बाइट करता था, बाइट काफ़ी बढ़ गई थी उसकी, तकरीबन दिन में 10-15 बार ऐसे कहीं भी गोद में आएगा और जहाँ उसको मौका मिला बाइट कर दिया। तो 2-4 वीक तक परेशान रहे, भी 2-4-5-6 वीक तक परेशान रहे कि मतलब देखो बाइट करता है बच्चा तो डर तो होता है हमें भी, पर कहीं ना कहीं देखो बच्चा है तो बच्चे भी गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे को माइल्डली बता सकते हैं, बेटा ये तुमने बाइट किया, ये गलत है। हालांकि उस उम्र में तो मेरे बच्चे सीवियर ऑटिस्टिक थे, तो क्या ही समझेंगे वैसे तो, ठीक है। तो बाइट करता था, बहुत टाइम तक परेशान रहे, सोचते रहे क्या कारण हो सकता है। फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसे ख्याल आया कि बच्चे कुछ भी गलत नहीं करते,
बच्चे जो अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं से सीखते हैं। तो आइडिया लगाया कि हो सकता है, देखो हम सब हैं, बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं हमारे 2-3 साल के होते हैं या बड़े भी होते हैं, मान लो थोड़े से, बच्चों को प्यार करते हैं हम अलग अलग एंगल से, है ना। हम किस करते हैं बच्चों को, टिकल करते हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसे महसूस किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो हम बच्चे को दिन भर किस कर रहे हैं, बच्चा भी वही समझ रहा है, क्योंकि उसे क्या पता कि हम जो कर रहे हैं वो अलग है और वो जो कर रहा है वो अलग है, उसे कैसे पता। हमने इसको किस करना बंद किया, ऑलमोस्ट नील। उसने अगले कुछ दिनों के अंदर बाइट करना बंद कर दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे फिगर आउट करके, बच्चे की साइकोलॉजी को समझ के कि बच्चा क्या सोच रहा हो सकता है। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ कि हमने कैसे फिगर आउट किया इस चीज को। फिर दूसरा लड़का मेरा संस्कार, वो ऐसे गर्दन में उंगली गड़ाता था ऐसे करके, उस पर भी हम 2-3 वीक परेशान रहे क्योंकि उंगली चुभती थी, ऐसे गर्दन में गड़ाता था, वो पता नहीं क्या कारण था, ऐसा हम सोचते रहे कि क्यों करना शुरू किया इसने ऐसा। फिर वही चीज, सेम चीज। इस बार हमें टाइम कम लगा समझने में। हमने सोचा, क्योंकि देखो छोटे बच्चे थे, खेलते हैं बच्चों के साथ, टिकल टिकल करते हैं उसके पेट पे, गर्दन पे। हमारा दिमाग चकराया कि हो सकता है ये भी वही कर रहा हो जो हम कर रहे हैं इसके साथ। इससे क्या पता कि हम तो टिकल टिकल कर रहे हैं, ये तो प्ले कर रहे हैं हम, तो वो भी तो वही चीज कर रहा हो सकता है उसके दिमाग के अंदर कि मैं भी वही कर रहा हूँ जो पापा कर रहे हैं मेरे साथ, मैं भी वही कर रहा हूँ जो मम्मी कर रही है मेरे साथ। हमने इसको टिकल टिकल करना बंद किया, उसने हमारी गर्दन में उंगली गड़ाना बंद कर दिया। वी वर सो हैप्पी टू फिगर आउट कि हम बच्चों को डिकोड कर पा रहे हैं उनके ब्रेन से कि वो क्या सोच रहे हैं। बच्चे कोई भी हरकत करते हैं उसके पीछे कारण है। अपने आप से बच्चे कुछ भी नहीं करते, एनवायरनमेंट को देखते हैं, महसूस करते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो हमें वही करना है। बहुत काम की चीज़ है कि बच्चे को बच्चे के ब्रेन से समझे और बच्चे की आंखों से देखे, बहुत सारे इश्यूज रिजोल्व हो जाएंगे। कितने ही इश्यूज, जितनी भी फैमिलीज आज हमारे साथ काम करती, कितने ही इश्यूज 1-1 साल 2-2 साल के पेंडिंग थे, हमने एक पहले सेशन में सॉल्व कर दिए। पहले सेशन में लिटरली जो माँ बाप 2-2 साल से परेशान थे इश्यूज को लेके, एक सेशन में सिर्फ। जैसे मैंने कहा ग्रॉस वाटर के भी हमने कितने ही सारे इश्यूज, साइकोलॉजी, आप हैरान रह जाएंगे सोच के कि ग्रॉस वाटर एबिलिटी बच्चे की है, उसका साइकोलॉजी से क्या कोरिलेशन है। बिल्कुल कोरिलेशन है। देखिए एग्जाम्पल देता हूं आपको 2-3। एक बिना नाम लिए, बिना ज़्यादा लोकेशन डिस्क्राइब किए, पर यूरोप से बता देता हूं कि कोई फैमिली यूरोप से तकरीबन 4-5 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे। जंप नहीं कर रहा बच्चा अभी 5 का हो जाएगा जनवरी में, जनवरी आ गया, 5 का बच्चा हो गया मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट। बच्चा जंप नहीं कर रहा था, वो भी ऊपर से नीचे का जो जंप है, जैसे यहाँ पे चढ़ के बच्चा यहाँ कूद जाए 1 पैडी से या 2 पैडी से, सबसे पहले बच्चा वही सीखता है। शरारती बच्चे होते हैं, 1.25 साल 1.5 साल के बच्चे कहीं ना कहीं चढ़ते हैं बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर, कूदना शुरू करते हैं बच्चे वहां से कि नीचे कूद गए। मैं हैरान रह गया कि 5 साल का बच्चा अभी तक ऊपर से नीचे जंप नहीं कर रहा है। मैंने पूछी, पूरी डिटेल पूछी मैंने कि कहाँ से जंप करवा रहे हो, क्या चीज है बेसिकली, ठीक है, और बच्चा कैसा कर रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चा एक पैर पहले नीचे लेके आ रहा है और फिर उसके बाद दूसरा पैर नीचे लेके आ रहा है। मैं समझ गया, खास करके तब जब किस ऑब्जेक्ट से जंप कराया जा रहा है वो मुझे पता चला। जंप कराया जा रहा था बेंच से, जैसे कि बेंच होता है एक गोल जैसे स्टूल मान के चलो। अब देखिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे यहाँ पर। बच्चे गलत नहीं होते, मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चे गलत नहीं होते, बच्चे सही होते हैं। हमें बच्चे के बिहेवियर को समझना पड़ता है। अब ये भी बिहेवियर है, कहने मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी आदत है बस, ठीक है, इसको करना नहीं है जंप, या तो पता नहीं क्यों करता है ऐसा, एक पैर पहले लेके आएगा दूसरा बाद में लेके आएगा, बच्चे की आदत है बस ऐसे करके, ठीक है। समझते हैं बच्चे के मन से। बेंच से जंप कराना बिल्कुल भी बच्चे को सेफ महसूस नहीं हो रहा है। अब खुद सोच के देखिए, अगर आप 2-2.5 फीट के बेंच पे खड़े हो और आपको जंप करने को बोले वहां से, तो क्या जब आप जंप करेंगे अपनी बॉडी को ऊपर पुश करेंगे और बेंच को नीचे पुश करेंगे, तो क्या बेंच के चांसेस नहीं है। बेंच सेंटर ऑफ मास कितना, फिजिक्स बहुत सारे पेरेंट्स समझते होंगे, इतना बेसिक फिजिक्स +2 लेवल का, कि जब सेंटर ऑफ मास हमारा ऊंचा हो जाता है ऊपर की तरफ, हमारी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है बेंच की डेंसिटी से, एक चीज। दूसरी चीज है कि जब हमारा फोर्स अप्लाई होता है, बॉडी को ऊपर पुश करते हैं जंप करने के लिए, बेंच को नीचे पुश करते हैं, बेंच है, ठीक है, चौड़ाई ज्यादा तो नहीं है नीचे की बहुत ज्यादा उसकी कोई, तो बेंच क्या अनस्टेबल नहीं हो जाएगा, बेंच गिरने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो, जो स्टूल से जंप नहीं कर रहा है,
एक एक पैर लेके आ रहा है, क्योंकि एक पैर लेके आएगा उसको पता है इसी तरीके से मेरे को स्टेबिलिटी मिलेगी, वरना मैं गिर जाऊंगा। वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसने ये समझ लिया है कि बेंच से मैं दोनों पैर से जंप नहीं कर सकता। बजाय कि ये फिगर आउट करने के कि वो क्यों नहीं कर रहा है, उसमें एबिलिटी नहीं है शायद, या बिहेवियर इशू है, नो नो नो, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसने फिगर आउट कर लिया है कि सेफ्टी कैसे है, इसलिए बच्चा जंप नहीं कर रहा है। दूसरा जो एक ऑब्जेक्ट था जहां से जंप कराया जा रहा था वो था सोफा। सोफा भी गलत है। सोफा कैसे गलत है कि जब तक आपको एक स्टेबल बेस नहीं मिलेगा, स्टेबल बेस मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि मूव नहीं कर सकती, बहुत भारी है, हिलेगी नहीं, पूरा चौड़ा है नीचे से कोई चीज, तब तक स्टेबिलिटी बॉडी में बच्चा फील नहीं करेगा। सोफे के गद्दे जो होते हैं वो भी दबेंगे, जब हम जंप करेंगे तो वो दबेंगे, और दबने से क्या महसूस होगा, पैर हमारे आधे सोफे में धंस जाएंगे। जब ऐसा होगा तो गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, जितना हम सोचते हैं हर बात के पीछे कारण है। अब देखिए, बच्चा तो अपने एंगल से सही कर रहा था, उसको तो पता था मैं गिर जाऊंगा, पर कहीं ना कहीं जब हम बच्चे को इंटरप्रेट करते हैं, जज करते हैं कि बच्चे में एबिलिटी नहीं है शायद, या इसका बिहेवियर इशू है, गलत है। हमें नीड बेस जाना पड़ेगा। ये दो चीज आइडेंटिफाई की। मैंने कहा था उस पेरेंट को 3 दिन में जंप करेगा बच्चा आपका। अब हो सकता है बच्चा 3 मिनट में जंप कर जाए, 3 मिनट से लेकर 3 दिन में। हालांकि मेरे पास अपडेट 10 या 12 दिन बाद आई कि बच्चा जंप कर गया। अब हो सकता है उन फैमिलीज ने 3-4 दिन काम ना किए हो, ये पॉसिबिलिटी है वैसे, ठीक है। तो बच्चा 10-12 दिन बाद मेरे पास अपडेट आई कि जंप कर गया, जो बच्चा 5 महीने से जंप नहीं कर रहा था। लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर एग्जांपल। एक और मदर, 4.5 साल का बच्चा मेरे ख्याल से उस टाइम पे था जब हमसे वो कनेक्ट हुए। मैं हैरान रह गया सुन के कि बच्चा सेम चीज कि बच्चा ऊपर से नीचे जंप नहीं कर रहा था, 4.25 साल का बच्चा। अगेन फिर से कहीं ना कहीं कमी है प्रोसेस में, एक्सपोजर में कमी है। हो ही नहीं सकता ऊपर से नीचे तो बच्चा जंप करे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। 4.5 साल का बच्चा, और चीजें ठीक है, हर्डल जंप नहीं करता बच्चा, या फॉरवर्ड जंप अभी नहीं उसने किया, एक्सपोजर नहीं दिया, पर ऊपर से नीचे बच्चा 4.5 साल का जंप ना करे, नॉट पॉसिबल। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का हर बच्चा लगभग ऊपर चढ़ता है, बेड पे, सोफे पे, चीजों पे चढ़ता है और जंप करता है अपने आप से, ठीक है। एक बार वो अभ्यस्त जब हो जाता है, हाँ, एक बार बच्चा अभ्यस्त अगर हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सोफे से जंप करे, चाहे बच्चा बेंच से जंप करे, क्योंकि बच्चे को पता है कि अपने आप को कैसे मैं सेफली मेंटेन करूं, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल आ गई है, ठीक है। शुरू में सीखने के लिए नो सोफा नो बेंच, ठीक है। तो ये चीज है। तो उनका बच्चा भी आज जो है, देखिए जो पहला बच्चा बताया मैंने वो तो फिलहाल ऊपर से नीचे तो जंप कर ही गया, और फॉरवर्ड जंप कर रहा बच्चा वो भी, उसको क्योंकि अपडेट आई भी 2-3 वीक हुए मेरे ख्याल से जब उन्होंने ऊपर से नीचे जंप किया था। और दूसरा जो बच्चा है वो आज की डेट में ऊपर से नीचे अप डाउन तो बच्चा पहले ही कर रहा था, और फॉरवर्ड जंप कर रहा है वो 3.25 फीट का फॉरवर्ड जंप, और लगभग 10 इंच का हर्डल जंप, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे अभी कैसे डिस्क्राइब करूं मैं, और भी बहुत सारे जैसे मैंने जंप के आइडियाज दिए, तो तकरीबन 3-4-5 वैरायटी की और फॉरवर्ड जंप के अंदर उसने बच्चे ने महारत हासिल की। आज मेरे से कनेक्टेड है तकरीबन 3-3.5 महीने से, जो बच्चा ऊपर से नीचे जंप, सिंपलेस्ट जंप नहीं कर रहा था। ये सिचुएशन है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना हमें लगता नहीं उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी, और वही हमने बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये कहना तो बहुत आसान है कि इस बच्चे के रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड है, या प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पर काम कीजिए, या इसकी कोर स्ट्रेंथ पुअर है, ये कहना तो बहुत आसान है। कैसे मेजर किया कोर स्ट्रेंथ? किसी भी बच्चे को मैं लिटरली 3 मिनट भी हो सकते हैं और 3 दिन भी हो सकते हैं, कोई भी जंप सिखा दूं किसी भी वैरायटी का। आपने सुना होगा मेरी पिछली वीडियो में, मेरे दोनों ट्विंस आज 22 वैरायटी के जंप करते हैं। शायद आप हैरान रह जाओ सुन के कि 22 जंप होते भी हैं। डिपेंड करता है कि कैसे आप एक के बाद एक गोल पे गोल अचीव करते रहते हो, क्योंकि बच्चों में जो एबिलिटी आ गई है उससे आगे बढ़ना चाहिए हमें, बच्चों को चैलेंजिंग करते रहना चाहिए लगातार। और एक चीज, 4 साल के बच्चे संस्कार बंसल 4.5 फीट का लॉन्ग जंप कर रहा है, जो बच्चा अभी 4 साल 2 वीक का है या 3 वीक का, 4.5 फीट का जंप, 54 इंच का जंप, और छोटा वाला 51 इंच का जंप कर रहा है। 4 साल का बच्चा मायने रखता है। कैसे एबिलिटी पे हमने काम किया है, एडवांस से एडवांस बता लगातार होता रहे। ताकि
अब जैसे मैंने बात की, बहुत आसान है ये कह देना तो रिफ्लेक्सेस रिटेंड शायद बच्चे के, या प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे काम करना पड़ेगा, या कोर स्ट्रेंथ कम है बच्चे की शायद इसलिए बच्चा जंप नहीं कर रहा। ये तो कहना बहुत आसान है। संस्कार का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। संस्कार को हमें फिगर आउट करने में 5 महीने लग गए। वो अप डाउन जंप नहीं कर रहा था। हमें बताया गया था इसकी कोर स्ट्रेंथ में कमी है। मैं ये पहले कवर कर चुका हूँ, पर डिटेल में बात करते हैं आज। हमें ये बताया गया था कि इसकी कोर स्ट्रेंथ में कमी है। हमारी भी जर्नी की शुरुआत थी। अब एकदम से तो हम एक्सपर्ट नहीं हो गए थे, हमारी भी जर्नी की शुरुआत थी। हमें भी कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ आ गई जो बताई गई हमें, कोर स्ट्रेंथ में कमी है। हालांकि मन नहीं करता था मानने का कि इसकी कोर स्ट्रेंथ में कमी है। जो लड़का 5 महीने के एज में बैठा, 5 सवा 5 में, 9.5 महीने का चल रहा था वो लड़का। 13 महीने का वो लड़का 2.5 फीट की टेबल से नीचे उतर रहा था अपने आप से समझ के, उल्टा होकर लटक के जैसे होते हैं। उस बच्चे की कोर स्ट्रेंथ में कमी है। मन नहीं करता था मानने का, पर जर्नी की शुरुआत थी। जैसा बताया गया वैसा कई बार दिमाग में आ जाती है चीज़ें। तो बहुत बार ट्राई किया उसको, बेड पे जाके जंपिंग जपाक ऐसे करना, नहीं करता था। छोटा कर रहा था, ठीक है, कुछ 1-2 मतलब 3-4 वीक की एफर्ट के बाद छोटा कर रहा था। बड़ा क्या करेगा, ऐसे हाथ मांगेगा कि मुझे करा दो, क्योंकि शुरू में जब छोटे को सिखाया था तो उसको भी ऐसे ही कराया था। उसकी तो छूट गई आदत, क्योंकि उसने सीख लिया। पर बड़े वाले को आदत वही पड़ गई कि भाई मेरे को तो ऐसे हाथ पकड़ के करा दो, बस कहीं ना कहीं हाथ पकड़ के या यहाँ से पकड़ के कराते हैं पेरेंट्स। जैसे हम सब लोग ऐसे सिखाते हैं बच्चों को कि ऐसे करा दो, उसको आदत पड़ गई, उसने नहीं करना। हमेशा बस ऐसे ही करना कि हेल्प कर दो। बेड से नीचे जंप करेंगे तो भी उसका एक पैर नीचे आ रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके जंप में मतलब कुछ तो था जो कि फिगर आउट करना था हमें। फिर एक रोज हमने क्या किया, उस टाइम हमारे पास ट्रैम्पोलिन नहीं था। हमने क्या किया, एक मैट्रेस सा था जो कि नीचे लगा दिया। छोटा मैट्रेस थोड़ा सा था, क्रिब जैसे बच्चों को क्रिब होता है, छोटे बच्चों का बेड होता है, उसका मैट्रेस था एक, वो नीचे लगा दिया हमने। और शायद आपने हमारे किसी पिछली वीडियो वगैरह में हमारे घर का थोड़ा सा अगर सीन देखा है तो पीछे आपको कई बार दिखा होगा कि एक स्टैंड है हमारे पास, जैसे कि हमने स्विंग लगा रखा है। तो उस स्टैंड में एक नीचे पाइप ऐसे बीच में है पाइप, ठीक है, तो उसके पास हमने लगा दिया वो मैट्रेस। ये नोट कर लीजिए आप भी, बहुत काम की चीज़ है। मैट्रेस लगा दिया और वो पाइप बच्चे ने पकड़ी। जिस दिन बच्चे ने वो पाइप पकड़ी, बच्चा जंप कर रहा था विद इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स। दिमाग ठनका। इसका मतलब बच्चे को सेफ्टी का इशू था। कुछ पकड़ के बच्चे ने ऊपर नीचे जंप कर दिया। फिर हमने ट्रैम्पोलिन लिया, फिर वो बच्चा गजब जंप किया। और आज वही लड़का 22 वैरायटी के जंप कर रहा है, 4.5 फीट का लॉन्ग जंप कर रहा है, 14 इंच का हर्डल जंप कर रहा है, जिसकी कोर स्ट्रेंथ में कमी बताई गई थी। और हमने कोई रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, रिफ्लेक्स रिटेन, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, मैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता। जितने पेरेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं सबको पता है मैं ये शब्दों का इस्तेमाल करता भी नहीं, वर्ड्स का भी इस्तेमाल। क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ नहीं है कि बच्चे के माइलस्टोन अगर लैकिंग है कुछ, ये बोल देना कि रिफ्लेक्स रिटेन है शायद इसके, ये बोल देना तो बहुत ही आसान है। लेकिन बच्चे को ब्रेन से समझ के काम करना is the thing that we all should do। एक ही जिंदगी है, बच्चों की लाइफ निकल रही है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बेस्ट करना है और जो करना है बच्चे के लिए आज करना है। हमारी फिलोसफी और ऑटिज्म की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप जानेंगे अपने आप को, एक बदला हुआ इंसान पाएंगे आप। इफ़ यू आर फॉलोइंग आवर जर्नी, आप हमारी जर्नी को अगर फॉलो कर रहे हो, हमारे फंडामेंटल 5, उसके हालांकि बहुत सारे सब कंपोनेंट्स और भी हैं जिसके हिसाब से हम बच्चों के साथ काम करते हैं। 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। आप अपने आप को एक बदला हुआ इंसान महसूस करेंगे और एज ए पेरेंट भी। इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर आप सारे के सारे फंडामेंटल एकदम नोट्स लेके चलें और चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करें तो आप बहुत बदल जाएंगे एज ए इंसान और एज ए पेरेंट भी। आगे के 3 फंडामेंटल्स को भी आप फॉलो करते रहिए, आगे के एपिसोड्स में बताएंगे आपको। और जैसे ही आप 5 फंडामेंटल को नोट्स लेंगे, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली, आप काफ़ी हद तक जो है कुछ क्लैरिटी आपको आएगी कि कैसे हमने काम किया। वो अलग बात है कि उसमें और साइकोलॉजी मैंने एक चीज़ बोल दी, पर 10, 15, 20, 25, 30 कंपोनेंट्स के और भी हैं जिसके साथ कि हमें काम करना है। पर फंडामेंटल ये कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, हमेशा मेरा पूरा फोकस है मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। मेहनत तो करनी ही है,
लेकिन अप्रोच ज़्यादा मायने रखती है ताकि मेहनत करने पे आपको रिजल्ट भी मिले। हर एक सिंगल बच्चा ऑटिज्म में बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकता है। बहुत पेनफुल है ये देखते हुए कि बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी निकल रही है। हम अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, अप्रोच शेयर कर रहे हैं ताकि ऑटिज्म की दुनिया में एक बदलाव आ सके। अगर आप हैरान हो मेरे फंडामेंटल्स से तो बिल्कुल सही कर रहे हो आप, क्योंकि आपने आज तक ऑटिज्म के बारे में इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं। आप वही सोच रहे हो सिर्फ जो आपको बताया गया है। हमने नकार दिया ट्रेडिशनल थेरेपी के अप्रोच को। हर बात में लगता था एज ए साइंटिस्ट कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और अपनी खुद की अप्रोच डेवलप की और आज वो मुकाम हासिल किया कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल में हमने पूरी रिकवरी की, और 1 साल में पूरी रिकवरी की, और आज 2 साल के अंदर सिर्फ आज हम कहाँ खड़े हैं जहाँ पर हजारों फैमिलीज हमसे मोटिवेट हो रही है। हमें अच्छा लगता है। बहुत सारे फैमिलीज के मैसेज आते हैं कि बहुत डिप्रेशन में थे हम, आपकी वीडियो देखी, ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी पॉसिबल है, बट यस दिस इज पॉसिबल। ऑटिज्म के बारे में हमें बहुत कुछ अभी दुनिया को समझने की जरूरत है। ऑटिज्म की किताबें फिर से लिखी जाएंगी और वो हम लिखेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि स्पेशल पेरेंटिंग के साथ हर एक ऑटिज्म ब्लेसिंग बन सकता है और मेहनत से ज़्यादा अप्रोच मैटर करती है। तो अगर आप एक ऑटिज्म पेरेंट हैं, आपके पास एक स्पेशल नीड बच्चा है और आपको लगता है कि इस फैमिली ने कुछ ऐसा किया है जो कि हजारों लाखों फैमिलीज के लिए मोटिवेशन बन सकता है, हमारी अप्रोच के फंडामेंटल जानकर आप इस हिसाब से काम करेंगे तो हजारों लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो उन फैमिलीज के लिए उनकी हेल्प कीजिए। कैसे? हमारी जर्नी को फॉलो करने के लिए बताइए उनको कि देखिए ये भी पॉसिबल है, कोई ये भी करके दिखा चुका है। और खास करके तब जब हमने कुछ भी ट्रेडिशनल थेरेपी का फॉलो नहीं किया, सब कुछ खुद किया, अपनी अप्रोच बनाई, हमने डेवलप की, और आज जितने भी बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, एवरी सिंगल चाइल्ड इज इम्प्रूविंग। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि 5% बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, सिर्फ बहुत कम है। इसका कारण ऑटिज्म नहीं है, इसका कारण अप्रोच है। 9.5 साल का बच्चा मेरे पास सबसे बड़ा, उस उम्र में तो माँ बाप उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब मेरा बच्चा इंप्रूव करेगा क्या। 10-10 साल के बच्चे मेरे पास ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, एंड वी आर वर्किंग इन दिस फील्ड ओनली सिंस लास्ट 10 months। अभी आने वाले कुछ एपिसोड्स के अंदर फैमिलीज भी जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे चैनल पे, ये बताते हुए कि कैसे उन्होंने कितने कम से कम टाइम में यूनिक अप्रोच के साथ सक्सेस हासिल कर रहे हैं फैमिलीज। तो जरूर बताइए उन सब फैमिलीज को जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके बच्चे ऑटिज्म में हो या ना हो, उन फैमिलीज को भी बताइए। क्या पता उनकी किसी जानकारी में ऑटिज्म बच्चा हो, कि देखिए ये रिजल्ट भी पॉसिबल है धरती पे। महसूस कीजिए, क्योंकि बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं। और जब हमारे ऑटिस्टिक बच्चे इंप्रूव करते हैं तो सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरे परिवार की ज़िंदगी बदलती है। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑटिज्म.blessings पर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।